हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड बोर्ड एग्ज़ाम की, जो कि आपका पिछले बार की तरह ही इस बार का भी एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है। तो उसमें से आपका जो सब्जेक्टिव प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उनके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं, जिसमें कि आपका 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। उन्हीं सब्जेक्टिव प्रश्न वाले प्रश्नों को, 2 मार्क्स वाले प्रश्नों को आज हम यहाँ पर आपके लिए हल करके आपको सिखाएंगे किस प्रकार से उसका हल किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपका स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है झारखंड बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम 2025 दिया गया है, जिसका कि मॉक टेस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th का जो होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो होंगे, उन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही आज हम लोग यहाँ पर हल करके आपको दिखाएंगे, जिसमें कि आपका मैथ, साइंस और इंग्लिश का एक बारी बारी से करके लाया जाएगा इस चैनल पे, जिसमें कि आपका देख सकते हो मॉक टेस्ट जो होगा वो आपके लिए सब्जेक्टिव होंगे। क्वेश्चन जो होगा ये आपका क्लास 10th के लिए आपको जारी किया गया है। तो चलिए देर ना करते हम लोग इसका पहला प्रश्न आपके लिए लेकर आते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपको किस प्रकार से है। यहाँ पर कहता है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, जिसकी परिधि देखिए कितना दिया गया है, 22 सेंटीमीटर दिया गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी परिधि जो दिया गया है वो 22 सेंटीमीटर दिया गया है। तो चलिए हम लोग जब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले जो दिया हुआ रहता है ना, उन्हीं दिया हुआ से ही हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हल करना पड़ता है। तो चलिए देर ना करते हुए हम आपको बताते हैं किस प्रकार से इसको हल किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है जो दिया गया है उनको। क्या दिया गया देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहला जो काम आपको करना है वो क्या करना है, जरा ध्यान से देखिएगा कि जो दिया गया है उसको क्या लिखा गया है। देखिए गिवन क्या दिया गया है, देख लीजिए आपको दिया गया है वृत्त की परिधि। क्या दिया गया है, वृत्त की परिधि। तो हम लोग लिखेंगे वृत्त की परिधि कितना दिया गया है, 22 सेंटीमीटर आपके लिए दिया गया। ठीक है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आप लोग जानते हो कि क्या होता है, 2πr। और वृत्त का परिधि का 2πr बराबर क्या लिख लेंगे, 22 सेंटीमीटर। उसके बाद इसको हम लोग किस प्रकार से हल करने वाले हैं, जरा गौर से ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मान बैठाएंगे 2 गुने पाई का मान बैठाएंगे 22/7 गुने आर का मान हम लोगों को पता नहीं है, बराबर लिख लेंगे 22। और इस प्रकार से अब हम लोग इसको जब हल करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इस साइड में जो ऊपर गुना में है उसको उस साइड लेकर के जाइएगा तो भाग में चला जाएगा, और नीचे जो भाग में है वो कहाँ चला जाएगा, गुना में चला जाएगा। वनली फॉर आपके लिए आर यहाँ पर बच जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो आर बराबर आपको क्या करना है, 22 ऐसे लिख लेना है। 7 आपके लिए ऊपर चला जाएगा ऐसे। ठीक है, और 2 और 22 कहाँ रह जाएगा, नीचे इस प्रकार से आपका आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप यहाँ से काट दीजिए तो आपके पास देखिए फाइनली आर का मान जो है ना फाइंड आउट हो करके आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7/2 हो जाएगा यहाँ पर देखिए। ठीक है, आर का मान कितना निकल कर आ चुका है, 7/2। तो इस प्रकार से अगर आपके पास आर का मान आ जाता है तो अब आपको क्या ज्ञात करना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चलिए अब हम लोग वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इस प्रकार से हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिख लेंगे, बराबर देंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे इसका 1/4πr² बराबर दे लेंगे 1/4 लिखेंगे। पाई का मान देख सकते हैं कि क्या लिखा जाता है, 22/7 लिखा जाता है। और इस प्रकार से आर का मान भी देख लीजिए कितना आया हुआ है, 7/2 आया हुआ है। तो हम लोग आर का मान 7/2, और यहाँ पर स्क्वायर है देखिए, इसलिए आपको 7/2 2 बार लिखना पड़ेगा। अब आप इसको काट सकते हैं ऐसे, 7 से 7 को काट दीजिए, 2 से 22 को काट दीजिए, 11 बार में कट जाएगा। अब आपके पास जो बचा हुआ है उसको देख करके उतार दीजिए। क्या बचा हुआ देख सकते हैं, 11 गुने 7। क्या बचा हुआ है, 11 गुने 7। तो 11 गुने 7 ऊपर हो जाएगा, और नीचे जो है सो 4 और 2 बचा हुआ है, तो 4 और 2 को इस प्रकार से आप उतार लीजिए। अब इसको गुना कर दीजिए, 11 सत्ते 77 हो जाएगा, और नीचे 4 दूनी 8 हो जाएगा। देखिए क्षेत्रफल है, इसको हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो आप लोगों ने फाइनली देखा कि ये जो सेकेंड आपका फर्स्ट प्रश्न का किस प्रकार से हम यहाँ पर सॉल्व करके लाए हुए हैं। अब चलिए
हम लोग सेकेंड प्रश्न की ओर चलते हैं। और सेकेंड प्रश्न में जाने से पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारे इस वीडियो पे अंत तक बने रहिए। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर लेकर आए हुए हैं, जबकि आपका मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सेकेंड प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। सेकेंड प्रश्न आपके पास का होता है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, ठीक है, कौन सा विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का आपको एलसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको जैसे कि प्रत्येक प्रश्न को आप लिखते हो उसी प्रकार से बनाना है। आपको जो दिया गया है 96 है उसको अभाज्य गुणनखंडन कर दीजिए, फैक्टराइज कर दीजिए। क्या करने के लिए बोल रहा है? फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन में आपको फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है, इसलिए आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा सर। तो 96 यहाँ पर क्या कर लिख लेंगे, यहाँ पर 96 और यहाँ पर देख लीजिए 404, इस प्रकार से। तो 96 को यहाँ तोड़ लीजिए, 404 को यहाँ पर तोड़ लीजिए और फैक्टराइज करने के लिए बोला, फैक्टराइज कीजिए। देखिए 2 से सब कुछ सब करना है, 2 चौके 8, 2 कट्ठी 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी ये कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर 2 से कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि 96 को हम लोग फाइनली कितने आराम से तोड़ लिया है सर। 2, 48, 24, 12, 6 और 3 में टूट गया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 को भी इसमें तोड़ लेते हैं, 2 दूनी 4 कर देंगे, 2 0 0 और 2 दूनी 4। अब यहाँ पर देख सकते हो 2 एकम 2, 2 0 0 और 2 एकम 2, इस प्रकार से हम लोग इसको भी फाइनली फैक्टराइज कर लिए। अब आपको क्या करना है, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है, और एलसीएम यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करना है। तो चलिए 496 को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि 96 बराबर क्या आया हुआ, देख लीजिए 96 इज इक्वल टू क्या आया है। ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा सर। 1 मिनट देख लीजिए कि 96 आपके पास क्या आया हुआ, एक बार देख लीजिए। 96 के जगह में ये वाला आया है, 404 के जगह में ये आया हुआ है, ठीक है। तो 96 की जगह में फाइनली आप देख सकते हो कि क्या आया है, 2 और 96, क्या आया हुआ है, 2 और 96 आया हुआ है। तो हम लोग 96 की जगह में देख सकते हो कि कितना कितना, उसको भी एक बार आपको फाइंड आउट करके दिखाते हैं सर। देखिए क्या क्या आया है, 1 2 2 ठो 2 3 ठो 2 4 ठो 2 आया हुआ है। यानी 2 का पावर आप चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 का पावर, देखिए 2 का पावर 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 कितने बार है, 4 बार है सर। उसके बाद देखो 1 2 3 4, सॉरी एक और आपके लिए यहाँ पर फाइनली आपके पास है, आप यहाँ देख सकते हो कि 5 बार है। देखो 1 2 3 4 और 5 बार आपके पास, कितने बार आपके पास दिया गया है, 5 बार आपके लिए है। यहाँ पर देखिए 2 का पावर कितना है, 5 है, गुना अब देख सकते हो 3 कितना मर्तबा है, 1 मर्तबा, गुना 1 भी देख सकते हैं कितना बार है, 1 बार। इस प्रकार से हम लोग 96 के बराबर में सभी को जो भी मान आया हुआ था उसको देख देख करके लिख दिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 404 वाला को भी देख देख करके लिख लेना है। देखिए 404 वाला में क्या क्या आया हुआ है उसको देख करके लिख लेते हैं हम लोग सर। 2 कितना मर्तबा है, 2 मर्तबा है, ठीक है, गुना 101 है आपके पास, ठीक है। अगर इसको आप चाहो तो एक बार में से इसको भी क्लियर कर सकते हो सर, ठीक है। और गुना लास्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, ध्यान से देखिए, अब आपको निकालना है HCF। क्या निकालना है, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो इसमें हम लोग निकालते किसको है उसको जरा एक बार ध्यान से देख लीजिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है, जो आपके लिए, ध्यान से देखिएगा, जो आपके लिए कॉमन होगा इस दोनों ही लाइन में, ध्यान दीजिएगा, इस दोनों ही लाइन में जो आपके लिए कॉमन होगा, ठीक है, जो कॉमन होगा यानी जो दोनों के पास होगा उन्हीं को आपको क्या करना है, यहाँ पर HCF में लेना है। जैसे देखिए 2 का पावर 5 है यहाँ पर, ठीक है, और 2 का पावर 2 है यहाँ पर, दोनों आपके लिए क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, ठीक है, कॉमन हो रहा है। लेकिन उसमें एक चीज़ आपको पॉइंट आउट करना क्या पड़ता है उसको ज़रा ध्यान समझिएगा, कि जो आपके लिए कम पावर वाला होगा, कॉमन होगा बट कम पावर होगा। तो अब चलिए देखते हैं कि दोनों में कम पावर क्या है, 2 का पावर 5 और 2 का पावर 2। तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2, ये कम पावर वाला हुआ, ठीक है। अब देखिए कोई भी आपके लिए क्या हो रहा है, कॉमन नहीं हो रहा है दोनों में आपस में, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे बाकी चीज़ों को, ठीक ना, और बराबर दे लेंगे। 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। तो इस प्रकार से हम लोगों का HCF तो निकल गया। अब आप क्या करोगे, अगर एक सेकेंड मेथड यूज करते हुए, ठीक है, सेकेंड मेथड यूज करते हुए आपको एलसीएम यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए
एलसीएम, एलसीएम बराबर क्या निकालेंगे जरा ध्यान से देखिए, जो कॉमन हुआ, समझिएगा बात को, ठीक है, जो कॉमन हुआ सो उतारना है प्लस में, जो कॉमन नहीं हुआ उसको भी उतारना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को फिर से समझिएगा कि यहाँ पर एचसीएफ में हम लोगों ने उनको उतारा है जो कम पावर वाला था, एलसीएम में हम लोग उनको उतारेंगे जो ज़्यादा पावर वाला होगा। तो 2 का पावर 5 है तो हम लोग 2 का पावर यहाँ पर 5 उतारेंगे, और जो कॉमन नहीं हुआ है उनको भी हम लोग यहाँ पर उतार लेते हैं। जैसे 3 आपके लिए कॉमन नहीं हुआ है उसको भी उतारेंगे, 101 कॉमन नहीं हुआ है इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। अब बराबर देंगे, देखिए 2 का पावर 5, 2 का पावर 5, चलिए होता क्या है 2 का पावर आप 5, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी करके देखिए 2 का पावर 5 क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा 32, यानी 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा आपके लिए 32 होगा, गुना 3 होगा, गुना 101 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको एक एक करके गुना करके इसको देख लेते हैं सर साइड में कि कितना आता है। चलिए सबसे पहले 101 और 3 को गुना करेंगे तो 303 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 303, 303 को किससे गुना करना है 32 से गुना करना है। तो देखिए 2 तिया 6, 2 तिया 6, 606 हो जाएगा, और फिर 9 0 9 हो जाएगा, यानी कि आपके लिए आंसर कितना होने वाला है 96, 96 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए, तो एक आया HCF और एक आया LCF। तो आप लोगों ने, हम यहाँ पर आशा करते हैं कि HCF और LCM निकालने का इस विधि को शायद आप समझ पाए होंगे। अगर नहीं भी समझ पाए होंगे तो आप इसको एक बार फिर से सर री करके देख लीजिए, शायद आपका समझ में आ जाए। अब हम लोग इसका सेकेंड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, ये वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करने बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, आपको बोल रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या ज्ञात करने बोल रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, देखिए शून्यकों का योग, एक दिया है योग और एक दिया है गुणनफल, कितना कितना है -3 है और 2 है, ये आपके लिए योग है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान है, और ये जो दिया गया है ये किसका मान है, अल्फा बीटा का मान दिया गया है सर, ठीक है। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम लोग इसको बेसिक तरीके से, जो आपका होता है सबसे जो कहा जाता है कि सबसे शॉर्टकट मेथड, उस पर हम लोग यूज़ करके इस क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, इसको बनाकर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। क्या दिया गया है, देखिए गिवन क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग लिखने वाले हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3, और अल्फा बीटा का मान कितना दिया गया, देखिए 2 दिया गया, ठीक है। तो आप लोग जानते हो कि द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है, आप लोग को हम बताए हैं पिछले वीडियो पे, या फिर क्लास में भी आपको पढ़ाया गया लाइव क्लास में भी, कि द्विघात बहुपद का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। फिर भी चलिए आपको फिर से बताते हैं द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, ध्यान से देखिए, लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है एक बार देख लीजिए। फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये आप लोगों का द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है। इस पे हम लोगों को मान बैठाना है, x² लिख लेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देख सकते हैं कि कितना दिया गया है -3, और x लिखेंगे प्लस अल्फा बीटा का मान 2 दिया गया है, तो 2 बैठा दीजिए बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से देखिए x² माइनस माइनस, देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से ये काम करेगा सर। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस आप लोग फाइनली जानते हो कि क्या हो जाता है, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 और x क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 बराबर 0। तो यही हम लोगों का आंसर निकल करके आएगा। और अब देख पा रहे हैं कि कितना शॉर्टकट मेथड पे हम लोग यहाँ पर द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिए हैं। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं सर अगला प्रश्न क्या है। हम चाहेंगे कि हमारे इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहिए। आपके एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर आज आपको सॉल्व करना सिखा रहे हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखता है त्रिभुज, देख लीजिए एक बार फिर से,
त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ है, ठीक है। इसके क्षेत्रफल क्रमशः देखिए 64 सेंटीमीटर दिया गया है। सॉरी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा छूटा हुआ है। 64 सेंटीमीटर, एक का 164 सेंटीमीटर और एक का दिया गया है 121 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर छूटा हुआ है तो देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको मिला लेना है सर। क्या क्या दिया गया है? 164 सेंटीमीटर और कितना दिया गया है? 121 सेंटीमीटर है। आपका क्वेश्चन में ये था, ठीक है। मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है और इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और कितना है देखिए, और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ई एफ बराबर कितना है? 15.4 सेंटीमीटर है। तो BC ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने बोला है? BC ज्ञात करने बोला है। फाइंड आउट करने के लिए आपको बोला है BC। तो कोई भी प्रश्न में जो दिया हुआ रहता है उन्हीं से हम लोग प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए हम लोग उन्हीं प्रश्न से प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए सॉल्यूशन, ठीक है। और जो दिया गया है उनको पहले देख लीजिए कि क्या दिया गया है सर। दिया गया है त्रिभुज ए बी सी समरूप डी ई एफ का क्षेत्रफल दिया गया है। क्या क्या दिया गया? देखिए क्षेत्रफल किसका किसका? ए बी सी का और डी ई एफ का क्षेत्रफल दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गिवेन, देखिए दिया हुआ है क्या आपके लिए? त्रिभुज ए बी, एरिया त्रिभुज इसको लिख दे रहे हैं तो बेटर आपके लिए होगा। देखिए एरिया, देखिए एरिया त्रिभुज ए बी सी, एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर कितना दिया गया है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। और आपके लिए क्या दिया गया है? एरिया त्रिभुज डी ई एफ, इसका जो मान दिया गया है वो कितना दिया गया है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, ठीक है। और एक चीज़ दिया गया है ई एफ बराबर, देखिए कितना दिया गया है? 15.4। तो ई एफ बराबर क्या दिया गया है? 15.4 सेंटीमीटर। ये हम लोगों का क्वेश्चन पे दिया हुआ है। अब आपको BC ज्ञात करना है। इसके लिए सर आपको बहुत ही एकदम से क्या कहा जाए कि शॉर्टकट मेथड आपको बताते हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा और इसको सीखने का प्रयास कीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ठीक है। आपका सेट जो मॉडल सेट आया हुआ है उसमें बहुत जगह ये प्रश्न आपका दिया गया है। और पिछले 1-2 साल का जो आप एग्जाम का पैटर्न भी आप निकाल करके देखिएगा और क्वेश्चन आपका जो पिछले प्रश्न भी चेक कीजिएगा, उसमें भी ये प्रश्न आपका पहले के एग्जामों में आ चुका है। तो हम लोग अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए, क्या लिखेंगे? इसलिए आपको बिल्कुल शॉर्टकट बताते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है? फॉर्मूला देखिए, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर, ठीक है, भुजाओं के अनुपात, भुजाओं के अनुपात का वर्ग यानी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आप मान बैठा दीजिए। क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल यानी कि एरिया त्रिभुज, ठीक है, एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज डी ई एफ बराबर आपके पास क्या हो जाएगा? ए बी, सॉरी यहाँ पर बी सी बटे ई एफ का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा सर। इस प्रकार से हम लोग इसको करेंगे। अब चलिए देखिए, इस पे हम लोग अब क्या करने वाले हैं? मान बैठाने वाले हैं। आपके पास देखिए एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज डी ई एफ, देखिए कितना कितना मान दिया गया है। तो हम लोग इसी मान को यहाँ पर बैठाने वाले हैं। ऊपर दिया है 64 और नीचे आपके लिए दिया गया है 121 बराबर, देखिए बी सी बटा ई एफ। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे? बी सी बटा ई एफ। ई एफ का मान देखिए कितना दिया गया है? 15.4। क्या दिया गया है? 15.4 और इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर दिया जाएगा सर, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़िए, बहुत ईजी तरह से ये प्रश्न बन जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये जो स्क्वायर आपके लिए दिया गया है ना, ये वाला जो स्क्वायर है अगर इस साइड में आ जाएगा तो यही क्या काम करने लगेगा आपके लिए? रूट का काम करने लगेगा सर। चलिए इधर स्क्वायर रूट करके आ जाएगा तो आपके लिए ये क्या काम करने लगेगा? रूट का, यानी 64 बटे क्या हो जाएगा? 121 बराबर उधर क्या बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए BC बटे
15.4। ठीक है, अब देखिए आप बहुत ईजी से आप इसको हल कर पाइएगा। हल करके आपको दिखाते हैं। 64/121, 64 का वर्गमूल हो जाता है 8 और 121 का वर्गमूल हो जाता है 11 बराबर BC/15.4। अब देखिए ये 15.4 है, वहाँ पर आपके लिए बट्टा का नीचे है। बट्टा का नीचे है कहने का मतलब कि वो आपके लिए भाग में, अगर इस साइड आएगा तो कहाँ चला जाएगा, गुना में चला जाएगा। कुछ इस प्रकार का जाएगा सर। देखिए 8 गुने 15.4 बटे 11 बराबर क्या बचेगा, BC बच जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग जब काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 चौके 44, यानी क्या बचेगा, 8 गुने 1.4 बराबर BC। फाइनली आप देख पा रहे हैं कि BC का मान हम लोग निकालेंगे। 8 चौके 32 का 2, हाथ में बचेगा 3, 8 एकम 8 और 3 11, यानी 11.2 बराबर BC। और यही क्या हो जाएगा आपके लिए आंसर। तो हम लोग को देखिए फाइनली BC का मान जो है सो ज्ञात करने बोला था और BC का मान हम लोग का निकल करके आ चुका है। चलिए अब देर ना करते हुए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर लाया गया है सर। चलिए हम लोग आगे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, ध्यान से देखिए। मान निकालिए, किसका किसका मान ज्ञात करने बोला है, एक बार देख लीजिए। हम लोग फिर से आपको चेक करके आपको दिखाते हैं सर। क्या क्या इसका प्रश्न यहाँ पर बोला है और इसका भी मान बैठाने बोला है। इसका भी मान आप लोगों को बैठा लेना है और मान बैठाने के बाद हम लोगों का इसका मान ज्ञात कर लेना है। तो चलिए बताते हैं इसको कैसे इसका मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो आप इसको जैसे बनाते हो हर एक प्रश्न को ऐसे ही बनाओगे। एक बार तो आप इसको उतार लो ऐसे। 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए अब क्या करना है आपको, यहाँ पर सबका मान को सिर्फ इनपुट कर देना है। 2 इंटू 10 स्क्वायर 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री का मान 1 होता है। 1 का आप स्क्वायर कर दीजिए, प्लस का प्लस साइन 45 डिग्री का स्क्वायर करना है, यानी 1/√2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। फिर माइनस है तो माइनस, कॉस स्क्वायर है ना, कॉस का भी cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का भी मान कितना होता है, 1/√2 होता है। इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस का प्लस 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/√2 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों कटेगा सर, एक बार देख लीजिए, आपको बताते हैं। इसलिए कटेगा कि ये जो है सो प्लस 1/2 है, ये क्या है माइनस 1/2, इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग का फाइनली 2 एकम क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। देखिए तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसका देखा कि इसका मान फाइनली बहुत इजी तरीके से निकल करके आता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं सर कि अगले प्रश्न किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या और एक विषम संख्या। आप लोग को हम बताना चाहेंगे कि एक जो पासा होता है उसमें कितने अंक अंकित होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कितना तक होता है, 5 होता है, 6 होता है। इसमें आपके लिए ये आपका विषम होता है, ठीक है, ये आपके लिए विषम होता है, ये आपके लिए क्या होता है, सम होता है, ये आपके लिए विषम होता है। इस तरह के तरीके से आप लोग क्या जानते हो कि ये आपके लिए विषम हो गया, फिर ये आपके लिए क्या हो गया, सम हो गया, ये आपके लिए विषम हो गया। इस प्रकार से हम लोग इसको फाइनली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके लिए क्या हो जाएगा, सम होगा। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है। सर देखिए ये तो सम आपके लिए क्या हो जाएगा, ये आपके लिए कुछ नहीं होता है, ना तो भाज्य होता है ना ही क्या होता है, वो आपके लिए अभाज्य होता है, याद रखिएगा। ठीक है, दो जो है आपके लिए क्या है, अभाज्य है, याद रखिएगा। ये क्या हो गया, अभाज्य। और 3 भी आपके लिए क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा सर, इस प्रकार से। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, अभाज्य। 4 आपके लिए क्या होगा, भाज्य हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग को इस तरह का प्रश्न आपको जो है सो पिछले वीडियो में और जो हमारे चैनल पे जाकर आप चेक कीजिएगा, तो इस प्रकार के जो वीडियो है आपको बेसिक्स लेकर एडवांस तक आपको सिखाया हुआ है। ये तो आपके लिए क्या कहा जाएगा, एक रोज आपका एक क्लास चल रहा है सर, इसलिए ज़्यादा देर तक आपको समय भी नहीं लिया जा सकता है। अब आगे देखिए आपको क्या कहता है, विषम संख्या। ये 5 जो है ये आपके लिए क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा।
और 6 आपके लिए क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। चलिए अब हम लोग प्रश्न को हल करके देख लेते हैं। विषम संख्या कितने हो रहे हैं एक बार देख लेते हैं सर। विषम संख्या आपको दिखाते हैं कि 1 2 3 विषम संख्या कितने हो गए, 3। और आप देख सकते हो कि अभाज्य संख्या कितना हो गया, 1 2 और 1 3 हो गया। अभाज्य भी कितना हो गया, 3 हो गया। अब टोटल कितना होता है, देखिए टोटल आपको पूछा जाए कि टोटल कितना होता है, तो टोटल आपके लिए 6 होता है सर। कितना हो जाता है, टोटल आपके लिए 6 होता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बनाकर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप स्टार्टिंग करोगे, उसके बाद लिखोगे दिया है, ठीक है, क्या आपके पास दिया गया है उसको एक बार देख लीजिए। दिया है नंबर ऑफ सम। नंबर ऑफ सम का मतलब होता है अभिप्रयोगों की कुल संख्या, जिसको कि कुछ इस प्रकार से आप शॉर्ट में लिख सकते हो, नंबर ऑफ सम। नंबर ऑफ सम टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसमें पहला प्रश्न आपको देखो, पहला प्रश्न आपको क्या बोला है, एक अभाज्य संख्या। तो लिखेंगे एक अभाज्य संख्या होने की संभावना। देखिए एक अभाज्य संख्या होने की संभावना। अब देखिए एक अभाज्य संख्या हमारे पास कितना होने वाला है उसको देख लीजिए। एक अभाज्य संख्या होने की संभावना कितना आपके पास है, 3 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3। नीचे लिख सकते हैं ना, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं अतः PE यानी देखिए प्रोबेबिलिटी और एक्सपेरिमेंट, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय नंबर ऑफ सम, ठीक है, नंबर ऑफ सम। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितना है, 3। नंबर ऑफ सम कितना है, 6। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो देख सकते हो कि फाइनली हमारा आंसर कितना निकल कर के आया, 1/2 निकल करके आया इस प्रकार से, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं सर किस प्रकार से इसका सेकेंड प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। सेकेंड प्रश्न आपको क्या कहता है, एक विषम संख्या। क्या बोला है, एक विषम संख्या। विषम संख्या भी देखिए कितने हैं, 3 है। तो लिख सकते हैं ना सेकेंड प्रश्न में क्या लिखेंगे, विषम संख्या होने की संभावना। देखिए विषम संख्या होने की संभावना, विषम संख्या होने की संभावना। अब विषम संख्या होने की संभावना कितना है, 3 है। नीचे लिखेंगे इसलिए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, क्या लिखा जाएगा, देखिए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितना हो जाएगा, 3। लास्ट हम लोग क्या लिख लेंगे, अतः PE यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय नंबर ऑफ सम। तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट 3 है, नंबर ऑफ सम क्या है, 6 है। यानी काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा हम लोगों का फाइनली इस प्रकार से आंसर, ठीक है। तो दोनों का एक ही आंसर आ चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक बिंदु ए से जो वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर है। और एक केंद्र की दूरी 5 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत इजी ये क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। चलिए आपको दिखाते हैं सर बना करके किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, एक वृत्त बना लो। वृत्त का ये आपके लिए क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। प्रश्न में जैसे बोलता है वैसे आपको क्या कहेंगे, देखो स्पर्श रेखा की लंबाई। आप जान सकते हो कि मान के चलो यहाँ पर क्या है, एक आपके लिए ऐसे बिंदु है, यहाँ से आपको ऐसे एक स्पर्श रेखा गया हुआ है। इसका जो लंबाई दिया गया है ये आपके लिए कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है। और एक ही केंद्र से दूरी, यहाँ से ए है, एक ही केंद्र से दूरी कितना है, केंद्र से दूरी, ये केंद्र हो गया। केंद्र से दूरी कितना दिया गया, देख लीजिए केंद्र से दूरी बोलता है कि 5 सेंटीमीटर। केंद्र से दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या ज्ञात करने बोला है, त्रिज्या को आप r मान लीजिए। और वही r आपके लिए क्या हो जाएगा, मान के चलो आप इसको b मान लेते हो, इसको मान लेते हो o। तो o आपके लिए क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। अगर आप एक त्रिभुज जैसा इसको आप निकाल कर कैसे देखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये सॉरी आपके पास ये आपके लिए 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो निकालने के लिए क्या बच गया, लंब, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो लंब निकालना है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिख लो, सॉल्यूशन जो दिया गया है उसको देख करके लिखो। लिखेंगे यहाँ पर स्पर्श रेखा की लंबाई, क्या दिया गया है, स्पर्श रेखा क्या है, AB। स्पर्श रेखा AB इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और केंद्र से A की केंद्र से दूरी, A की
केंद्र से दूरी, देखिए ए की केंद्र से दूरी कितना दिया गया है, देख लीजिए 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो फाइनली आप क्या चाहोगे, यहाँ पर निकालना है लंब बराबर, ठीक है। लंब बराबर क्या हो जाता है, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होता है, आधार स्क्वायर, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है, आधार स्क्वायर। कर्ण का मान देख लीजिए कितना दिया गया, 5 का स्क्वायर, आधार का मान कितना दिया गया, 4 का स्क्वायर दिया गया है। अब इस प्रकार से फाइनली आप देख पा रहे हो कि इसको रूट में चढ़ा देंगे। अब हम लोग 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो 25 में से 16 घटा दो 9 होगा, 9 का रूट हो जाएगा, 9 का वर्गमूल निकालेंगे कितना निकल जाएगा 3। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अतः त्रिज्या बराबर, देखिए त्रिज्या बराबर कितना निकल करके आएगा, 3 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि कितना इजी तरह से इस प्रश्न को भी हम लोग हल करके देख लिए हैं। आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन अब तक मिलता रहेगा।